हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। आप सभी को पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हम लोग ने, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं बच्चों। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो जरूर से जाके देखना। सही है। अगर आप सीरीज वाइज चीजों को फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों फ्यूल सेल्स के बारे में। सही है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर दिखता है, कैसे आप उनके अंदर ऑक्सीडेशन करवाओगे, कैसे आप उसके अंदर रिडक्शन करवाओगे। समझ रहे हो। उस रिएक्शन को हम लोग सीखेंगे, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सारे सेल्स के बारे में हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है। सही है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने फ्यूल सेल के बारे में। साथ ही साथ अगर टाइम बचा तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी खत्म कर देंगे आज की ही वीडियो में, जिसके वजह से जिसकी साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। बहुत समय से ये चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट 13 लेक्चर्स बन गए, पर क्या कर सकते हैं बच्चों, इतनी सारी चीजें हैं ही इसके अंदर समझाने के लिए, बहुत सारी चीजें ना इसमें समझने के लिए। ठीक है। इसलिए ये वीडियोस, ये लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स बन जाते हैं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना होता है बहुत सारी चीज़ अपनी तरफ से। समझ में आई बात। ठीक है। आज हम बात करेंगे बच्चों फ्यूल सेल की। वैसे तो फ्यूल सेल बहुत प्रकार के होते हैं, पर हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का फ्यूल सेल पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। वैसे बतेर तरीके के अलग अलग टाइप्स के फ्यूल सेल प्रेजेंट है इस दुनिया में। सही है। पर हम सिर्फ एक बेसिक टाइप के फ्यूल सेल की बात करते हैं। अगर आप आगे चल के फर्दर बीएससी या फिर एमएससी करते हो इस सब्जेक्ट में, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आपको अलग अलग प्रकार के फ्यूल सेल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। पर अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एक ही फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। समझ में आ गई बात। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से बच्चों इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में आपको मैंने ही पढ़ाई है पूरी की पूरी 12th स्टैंडर्ड की, तो कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी केमिस्ट्री में, आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो, अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचा सकते हो। चलेगा। ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। चलिए बात करते हैं बच्चों सबसे पहले आखिरकार फ्यूल सेल्स के बारे में, कि आखिरकार फ्यूल सेल्स होते क्या। देखो, नाम से हमको कुछ बातें यहां पर पता चल रही है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। नाम से हमको बातें कुछ पता चल रही है कि हम लोग यहां पर फ्यूल्स का यूज करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों? फ्यूल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, आखिरकार फ्यूल्स का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं फ्यूल्स। ठीक है। किन चीजों को हम फ्यूल कह सकते हैं, क्या होता है बच्चों? एनीथिंग, एनी केमिकल और सब्सटेंस, सब्सटेंस भी एक टाइप का केमिकल ही है। एनी केमिकल विच प्रोड्यूसेस लिख दो, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन कंबर्शन या फिर इन कंबर्शन रिएक्शन, इन कंबर्शन रिएक्शन। देखो मैंने क्या लिखा है, कोई भी ऐसा केमिकल जिसको अगर आप कंबर्शन रिएक्शन से पास करवाओगे, जिसका आप कंबर्शन रिएक्शन करवाओगे, तो अगर कंबर्शन रिएक्शन में जो भी केमिकल क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जो भी केमिकल कंबर्शन रिएक्शन में बच्चों जो भी केमिकल क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट केमिकल हम उसे क्या कह सकते हैं बच्चों? हम उसे फ्यूल कह सकते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल दैट केमिकल एज अ फ्यूल। समझ में आई बात। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है। मीथेन बहुत अच्छा एग्जांपल है। सही बात है। फिर इथेनॉल्स, समझ रहे हो, इथेनॉल बहुत अच्छा एग्जांपल है। C2H5OH, सही है, ये अच्छा एग्जांपल है। C6H12O6, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। अगर आप लोगों ने 11th में रेस्पिरेशन लेसन पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पे आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी। क्रेब्स साइकिल में यही होता है ना कि जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे उसे तोड़ा जाता है बच्चों, और लास्ट में आप क्या फॉर्म करते हो? लास्ट में आप वहां से CO2 निकल जाता है और वहां से ऑक्सीजन मिलता है। CO2 वहां से निकल जाता है, एनर्जी फॉर्म होती है। समझ रहे हो, क्रेब्स साइकिल पढ़ा है ना रेस्पिरेशन में। ठीक है।
सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है। ये पूरी 3 रिएक्शन होने के बाद आपको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी बच्चों इस मॉलिक्यूल को तोड़ने से आती है। समझ में आई बात? तो अगर ये मॉलिक्यूल टूट रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पे भी कंबशन रिएक्शन ही होता है। बहुत ही माइन्यूट पर बहुत ही छोटा सा कंबशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तभी हम लोग सांस लेते हैं तो एनर्जी बनती है ना। हम लोग बोलते हैं सांस लेना चाहिए क्योंकि भैया तभी तो एनर्जी आएगी हमारे बॉडी में। अगर सांस लोगे तो कैसे एनर्जी बनेगी? सिमिलरली बच्चों यहां पर भी अगर आप देखो तो जो भी कंपाउंड टूटने पे, कंबर्स होने पे, कंबशन रिएक्शन करने के बाद अगर वो एनर्जी फॉर्म कर रहा है, ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। समझ रहे हो? ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे अगर आपका ग्लूकोज टूटता है तो यहां पर एनर्जी बनती है एटीपी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, केमिकल फॉर्म में बनती है। समझ रहे हो? ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। जैसे मान लो आपने बहुत सारे लकड़ियां जला दी, ठीक है, बहुत सारे लकड़ी आपने जला दी, तो वहां से हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। समझ रहे हो? तो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में निकल सकती है, बट किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो आप कह सकते हो कि जिस चीज का आप कंबशन कर रहे हो दैट इज नथिंग बट अ फ्यूल। वो चीज क्या होगी बच्चों? फ्यूल होगी। सो आई होप आपको पता चल गया होगा बच्चों कंबशन रिएक्शन क्या होता है। कंबशन रिएक्शन ज्यादातर, नॉट ऑलवेज बट ज्यादातर किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन रिएक्शन मोस्टली, यहां पे लिख दो, यहां पे मोस्टली बच्चों, ज्यादा हमेशा नहीं है, हमेशा थोड़ी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऐसे बहुत सारे कंबशन रिएक्शन है बच्चों जो बिना ऑक्सीजन के भी होते हैं, वहां पे कम एनर्जी बनती है। पर जहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन होता है, ज्यादातर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जहां कंबशन रिएक्शन होता है, वहां पर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म करती हुई दिखती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। ओके, अब हमें बात करनी है बच्चों फ्यूल सेल के बारे में। यही एनर्जी को हम यूज करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस एनर्जी को आप कन्वर्ट करोगे बच्चों? इस एनर्जी को, ये एनर्जी, ये एटीपी नहीं, ये जो एनर्जी आपके कंबशन रिएक्शन के समय बन रही है, दैट एनर्जी यू विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आप बनाएंगे फ्यूल सेल। आप बनाएंगे फ्यूल सेल। ठीक है, नाउ द फ्यूल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बच्चों इसकी एफिशिएंसी होती है। अगर मैं आज के समय में बात करूं बच्चों तो ऑलमोस्ट 60 to 70% इसकी एफिशिएंसी होती है। कितनी? 60 से लेके 70% तक इसकी एफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। समझ रहे हो? ठीक है, तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ये फ्यूल सेल। ऑल्सो इस फ्यूल सेल को अपोलो स्पेस मिशन में भी यूज किया गया था। अपोलो स्पेस मिशन हुआ था ना जो नासा का होता है, उसमें भी इसको यूज किया गया था। सही है, तो उसकी बातें हम लोग आगे करेंगे, पर अभी हम आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्यूल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां पे एनर्जी बनती है और कैसे यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म करवाना है। अब एक्चुअल फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले इतनी चीजों को आप प्लीज बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, डिटेल में सीखेंगे हर एक चीज, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हर एक चीज बच्चों हम डिटेल में सीखने वाले हैं। हो गया? ठीक है, अब देखो फ्यूल सेल्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फ्यूल सेल्स है दुनिया में, पर हमें सिर्फ एक प्रकार का फ्यूल सेल्स पढ़ना है। हमें बच्चों सिर्फ एक प्रकार का ही फ्यूल सेल के बारे में सीखना है। किस कलर से लिखें? ठीक है, हमें सीखना है बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इट इज वन ऑफ द बेसिक फ्यूल सेल इन द वर्ल्ड, इन द केमिस्ट्री, और यू कैन से बहुत ही बेसिक से फ्यूल सेल है बच्चों। बट आइए सीखते हैं, जो आपके सिलेबस में है बच्चों वही हमें सीखना है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं बच्चों मैं H2O2 फ्यूल सेल। इसे बेकन फ्यूल सेल भी कहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं। सबसे पहले बच्चों यहां पर दो पोरस कार्बन की रॉड है। क्या है बच्चों? ऐसे ऐसे बना रहा हूं, मेरे को कुछ इस तरीके की, ओहो टेढ़ा हो गया,
जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दे दो बच्चों। ओके, कुछ इस तरीके का बच्चों, या फिर हम लोग राइट साइड में बनाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा ना। यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे नो बेटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चों, तो आपको दो ऐसी रॉड देखने के लिए मिलेंगी। दीज रॉड्स आर पोरस। किसकी बनी हुई है? कार्बन की बनी हुई है। सो दीज आर द पोरस कार्बन रॉड। सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर बच्चों ये पूरा कंटेनर पैक है, ये पूरा का पूरा कंटेनर यहां से पैक है, अलग कलर से बना रहा हूं मैं। तो यहां से एक कंटेनर निकलता है जहां पे एक इनलेट है, मतलब कोई यहां से गैस एंटर होगी, ठीक है, और ये यहां से ऐसे बंद हो जाएगा। सिमिलरली ये स्पेस में ऐसे कवर करेगा, पूरा पूरा का पूरा पैक है, समझ रहे हो। यहां से एक गैस इनलेट है, समझ रहे हो। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर है। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा छोटा बना दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। आई होप आप लोग समझ में आ जाओगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। मार्क करते हैं, जो मार्क करते चलते हैं। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर हैं ये वाले, दीज आर द पोरस कार्बन रॉड, ठीक है। ये क्या है बच्चों? पोरस कार्बन रॉड। इसमें से एक कार्बन रॉड एनोड की तरह बिहेव करेगा, एक कार्बन रॉड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। उसकी बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लो ये वाली जो ओपनिंग है बच्चों, इस वाली ओपनिंग से मैं हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करवाऊंगा, ठीक है। इस वाली ओपनिंग से मैं क्या करवाऊंगा? हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करवाऊंगा। और ये जो साइड वाली ओपनिंग है बच्चों, इस ओपनिंग से मैं ऑक्सीजन गैस को इंसर्ट करवाऊंगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इस वाले ओपनिंग से मैं हाइड्रोजन को इंसर्ट करवाने वाला हूं, और इस वाले ओपनिंग से मैं ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाने वाला हूं। तो ये हाइड्रोजन का चेंबर बन गया। ये वाला जो इस साइड वाला चेंबर है ये हाइड्रोजन चेंबर है बच्चों, और ये वाला जो चेंबर है ये ऑक्सीजन चेंबर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला एरिया है, सेंटर में जो खाली वाला एरिया, ये वाला जस्ट अ सेकेंड, ये जो बीच वाला बच्चों एरिया है, इसके अंदर एक अल्कलाइन लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों एक अल्कलाइन लिक्विड भरा हुआ है। दैट लिक्विड कैन बी, ठीक है, अल्कलाइन है मतलब बेसिक है। सो दैट लिक्विड कैन बी KOH या फिर NaOH, इसमें से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपकी बुक में स्पेसिफिकली ये वाला दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ये वाला नहीं दिया हुआ, पर ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है बच्चों। अल्कलाइन लिक्विड भरा हुआ है, और आपकी बुक में इसको लिखा है एक्वस अल्कलाइन लिक्विड। क्यों एक्वस है? जब ये सेल परफॉर्म होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो कैसे बनेंगे बताऊंगा मैं, जब रिएक्शन करवाऊंगा ना तो बताऊंगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसीलिए आपकी बुक इसको एक्वस लिख रही है। एक्वस, एक्वस मतलब क्या? कि इसके साथ थोड़ा बहुत वाटर मिला हुआ है, इसके साथ थोड़ा बच्चों क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। ये वाटर कहां से जनरेट होगा, इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड वाला एरिया है, देखो ये जो रॉड है ना, आप इसे कहोगे एनोड। ये वाला जो साइड वाला एरिया है बच्चों, आप इसे कहोगे एनोड। अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा बच्चों? कैथोड। सही बात है, ठीक है। अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा? कैथोड होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है इस सेल के अंदर, इन सेल्स के अंदर बच्चों आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, और यू कैन से it is not the oxidizing group, it is the oxidizing agent, it is the oxidizing agent। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं बच्चों जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, जो किसी और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करे और वो खुद रिड्यूस हो जाए। समझ रहे हो? अगर मैं किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं और मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। जैसे मान लो मैं किसी दूसरे का भला कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास पैसे थे, अब मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे,
10 रुपए में एक वड़ा पाव हो सकता था। अब मुझे भी भूख लगी है, मेरे दोस्त को भी भूख लगी है, और मेरा दोस्त बिना पैसे के आता है, भिख मंगा है, ठीक है समझ रहे हो। तो 10 रुपए मेरे पास है। अब मैं क्या सोचा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैंने अपने 10 रुपए से इसको मैंने वड़ा पाव खिला दिया, मेरे दोस्त को वड़ा पाव खिला दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को ऑक्सीडाइज किया, समझ रहे हो, मैंने अपने दोस्त का भला किया, पर मैंने खुद का क्या कर लिया, नुकसान कर लिया। समझ रहे हो, मैंने अपने दोस्त का भला किया पर मैंने खुद का तो नुकसान कर लिया ना, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी भाई, मुझे भी भूख लगी थी, पर मैंने खुद का नुकसान कर लिया। तो मैं अच्छा इंसान हुआ कि बुरा इंसान? मैं अच्छा इंसान हूं ना, मैं भला इंसान हूं, मैं लोगों की भलाई कर रहा हूं तो मैं भला इंसान हूं, समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं लोगों की भलाई कर रहा हूं तो मैं भला इंसान हूं, भले मैं अपने साथ कुछ भी करूं। इसी तरीके से ये जो भाई साहब है ना, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है भाई, समझ रहे हो, अच्छा आदमी है, एजेंट है, काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है पर खुद रिड्यूस हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे ये प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो ये किसका ऑक्सीडेशन करवाएगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा। और जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वही तो होता है एनोड। इतने पिछले लेक्चर से हम लोग यही तो बातें कर रहे हैं कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यहां पे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यहां पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्या होगी, हम लोग बात कैसे होती है, हम लोग बातें करते हैं उसके बारे में। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये पानी मिटाना चाहता हूं। आपको पता है ना कि इसके अंदर केओएच भरा हुआ है, पर मेरे को इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी, तो बस मैं इसे मिटा रहा हूं। बस याद रखना कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, KOH, ओके ओके, नाउ बेटर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिएक्शंस की। इतनी बातें क्लियर हो गई, यही है बच्चों कंस्ट्रक्शन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यही है बच्चों कंस्ट्रक्शन, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एनोड है तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव, रिएक्शन करते हैं, लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। चलो बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शन की, जो कि होता है एनोड में, और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। सही बात है, सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे होगा, ध्यान से सुनो। यहां से बच्चों दो हाइड्रोजन के या फिर आप दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आते हैं, कितने, H2 और H2, यहां से H2 और H2 दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आए, और ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बच्चों टूट जाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। अब आप बताओ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो क्या बचा बच्चों, बचा 4H+ बचा, 4H+ बचा। सिमिलर साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया है, रिलीज, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया है, रिलीज। सो कैन आई राइट द रिएक्शन लाइक दिस, 2 molecules of H2 gives 4H+ plus 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये रिएक्शन सही है, मुझे बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ये रिएक्शन ठीक है, बराबर है, ओके। फिर बच्चों क्या होगा, ये जो सेंटर वाला पोजीशन है, ये जो सेंटर वाला जगह है, यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, KOH। KOH का मतलब क्या है, यहां पे OH- प्रेजेंट है, यहां पर OH- प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, OH- प्रेजेंट है। ये OH- कहां से आ रहा है, ये OH- आ रहा है बच्चों इस अल्कलाइन सब्सटेंस की तरफ से, क्योंकि आपको पता है जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, जो बेस होता है वो हमेशा OH डोनेट करता है, जो एसिड होता है वो H+ डोनेट करता है, जो बेस होता है वो OH- डोनेट करता है। सही बात है ना, वो OH- देता है। लेविस एसिड बेस थ्योरी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। सो लेविस नहीं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, जो बेस है ये क्या कर रहा है, OH डोनेट कर रहा है, जिसके वजह से इस वाले रीजन में, ये जो सेंटर वाला रीजन है ना, इसके अंदर बहुत सारा OH मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा OH मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या, अब होगा ये बच्चों, ये जो 4H+ बचे बने हैं ना, ये जो 4H+ बने हैं, ये 4H+ 4 OH- को कलेक्ट करेंगे और 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना लेंगे। क्या मैंने बोला,
क्या बोला बच्चों मैंने, सुनो, मैंने बोला कि ये जो 4H+ बना था, ये 4H+ आएगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH- के साथ। किसके साथ बच्चों, 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH-। ये OH- कहां से आया है, अल्कलाइन मीडियम से आया है, सही है। और ये क्या फॉर्म कर देंगे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 4 मॉलिक्यूल ऑफ पानी बना देंगे, सही बात है। आज अब इसकी नेट रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी नेट रिएक्शन कैसे होगी, ये और ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH- आयन गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ बच्चों, क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत इजी था, कुछ नहीं हुआ बच्चों। ये सबसे पहला था आपका एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ इसके अंदर, ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, जिसकी वजह से ये आपका हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आ गया, सही बात है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, H2 के फॉर्म में रहता है हमेशा हाइड्रोजन, तो ये 4H+ फॉर्म हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बहुत अच्छी बात है। फिर ये जो 4H+ थे, ये किससे रिएक्ट हुए, ये रिएक्ट हुए बच्चों 4 OH मॉलिक्यूल से, जो कि सेंटर में प्रेजेंट थे। अब आपका सवाल होगा कि सर ये जो H+ यहाँ पे बना है, ये इस तरफ पहुंचा कैसे, ये पहुंचा बिकॉज ऑफ पोरस कार्बन रॉड, इसीलिए तो हम लोग ने कार्बन रॉड को पोरस लिया है, ताकि वो यहां से इस तरफ पार हो सके, समझ रहे हो, ताकि इसके आयंस यहां से वहां मूव कर सके। दैट्स व्हाई हमने क्या लिया बच्चों, पोरस। पोरस का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, बट इमोशन समझ लो, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो पोरस की वजह से आपका आयंस क्या होते हैं, मूव होते हैं, और ये OH के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेते हैं बच्चों, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो कैन आई राइट, कैन आई राइट H2O, H2O, H2O और H2O, समझ रहे हो, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां पे फॉर्म हो गया है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। थोड़ी चीजें मिटा दूं बच्चों, इस चीजों को थोड़ा मिटा दूं, क्योंकि मैं यहीं पे समझाना चाहता हूं आगे की चीजें भी। ये मिटा दूं मैं, इसको नहीं लिखा है तो प्लीज टेक इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले ले आप सभी बच्चे, या फिर आप नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो गया, हो गया, चलो आगे बढ़े, ओके, वेरी गुड। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन बनाया ना, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका क्या क्या होगा बच्चों बताओ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करेगा एक वायर के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा क्या हो रहा है बच्चों, ट्रेवल कर रहा है। मान लो बीच में आपने कोई लाइट सोर्स लगा दिया, बल्ब लगा दिया मान लो, ठीक है, ये कुछ और ही बनता है यार, मेरे से बल्ब नहीं बनता, छोड़ो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। बल्ब बना, ये बल्ब क्या हो गया बच्चों, ग्लो हो गया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन पास किया। फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम घाम के, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों घूम घाम के कहाँ पहुंच जाएगा, कैथोड के पास। ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 घूमते, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया बच्चों, यहाँ पे पहुंच गया। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, कैथोड में पहुंच गए। जब ये कैथोड में पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहां से शुरू होती है रिडक्शन रिएक्शन। यहां से क्या शुरू होती है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मैं मिटा दूं, ये वाला एरिया, सिर्फ इस ये रिएक्शन अपने को चाहिए ना लास्ट में, यहां लिख लेता हूं, क्या है ये, 2H2 4O-, ठीक है, गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, इसको अपन लास्ट में कंपेयर करेंगे रिडक्शन के साथ। अभी मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, मिटा दें, चलो डिलीट। लेट्स डू सेकेंड कैथोड रिएक्शन, that is nothing but reduction reaction, that is nothing but बच्चों रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन में, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। होता क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहां से एंटर हुआ है बच्चों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां से कौन एंटर हुआ है,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ बच्चों 2 हाइड्रोजन के 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 O यानी ऑक्सीजन, समझ रहे हो, इन तीनों का रिएक्शन होगा। सो 2 मॉलिक्यूल H2O, सही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस O2 प्लस और क्या है बच्चों, और है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, और है बच्चों आपका 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिएक्ट होंगे, जब इसका रिएक्शन होगा बच्चों, तो यहां पे फॉर्म होगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस। अब जरा इस रिएक्शन को देखो, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन बैलेंस है, और यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH। यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ बच्चों, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस आयन, और ये OH माइनस आयन वापस ट्रांसफर हो जाते हैं इसी रिएक्शन में। ये OH माइनस आयन वापस किसको मिल जाते हैं, इस अल्कलाइन से। इसी अल्कलाइन से पहले हम लोग ने OH माइनस चुराया था ना, और ये वापस 4 के 4 अल्कलाइन इसको मिल जाते हैं। मतलब ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट हम इन OH को यूज कर रहे हैं। पहले इस रिएक्शन को हम लोग OH से छीन रहे हैं, वापस OH दे दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, ये OH रिप्रोड्यूस हो जा रहा है, वापस से प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो आपका OH वापस प्रोड्यूस हो गया, समझ रहे हो। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, यही है बच्चों आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब बच्चों इसका एडवांटेज मतलब अगर आपको देखा जाए तो इसमें फर्क क्या पड़ा, इसमें बच्चों बचा क्या, इसमें बचा है आपके ये 2 हाइड्रोजन, दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन नहीं, आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बन गए, दिख रहे हैं, आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बन गए, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होते जाता है। जब जब ये सेल चलता है तब तब ये सोल्यूशन डाइल्यूट होता है। इसके अंदर क्या मिक्स होता है बच्चों, वाटर मिक्स होते रहता है, बिकॉज ये 2 वाटर मॉलिक्यूल अनयूज्ड रह गए, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल अनयूज्ड रह गए। हम लोग ने सिर्फ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल यूज किया ना रिडक्शन रिएक्शन के लिए, तो मतलब ये ऊपर वाले 2 वाटर मॉलिक्यूल अनयूज्ड रह गए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन डाइल्यूट होते रहती है। समझ रहे हो, ये रिएक्शन क्या होती रहती है बच्चों, डाइल्यूट होती रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्वस वर्ड का यूज किया था, मतलब आपके टेक्स्ट बुक ने यहाँ पे एक्वस वर्ड का यूज किया था। ये एक्वस पानी आया कहाँ से, इसी रिएक्शन में बनता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा, ये रिएक्शन हो गया बच्चों आपका कैथोड रिएक्शन। ये आपकी ऑक्सीड एनोड रिएक्शन थी, इसका नेट रिएक्शन निकाल लें, नेट रिएक्शन निकाल लें। देखो नेट रिएक्शन निकालोगे तो वही बचेगा, कैसे निकालोगे नेट रिएक्शन, देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहां कैंसिल, अच्छे से लिख लूंगा, पहले रुको इस रिएक्शन को नीचे लिख लेता हूं मैं, इस रिएक्शन को नीचे लिख लेता हूं। 2H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। आप एग्जाम में ऐसे मत करना बच्चों, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। एक्चुअल में इसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ये आपकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है ना, तो इसको हमेशा ऊपर लिखना है, रिडक्शन वाली रिएक्शन को नीचे लिखना एग्जाम में, सही है ना, चलेगा ना। ओके, कैसे कैंसिल करोगे, देखो 4OH कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा देखो, हाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर का, यहाँ 4 मॉलिक्यूल है तो ये कट जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बचेगा, सही है ना। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल है तो कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचा। अब जो चीजें हैं वो लिख दो। So 2 molecules of H2, this 2 molecules of H2 plus O2, और कुछ बचा लेफ्ट में नहीं, gives क्या दे रहा है बच्चों आप लोग को, 2 molecules of H2O, समझ रहे हो। तो पूरे रिएक्शन के बाद क्या बचता है, 2 molecule of water, यही 2 molecule of water एक्स्ट्रा बनता है, जिसकी वजह से ये वाला सॉल्यूशन जो है, ये वाला बीच वाला जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो डाइल्यूट होता है, समझ रहे हो, वो क्या होते रहता है, डाइल्यूट होते रहता है, समझ रहे हो। सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वीडियो के कि अपोलो जो मिशन था, स्पेस मिशन था नासा का, उसके अंदर ये फ्यूल यूज किया गया था, और ये फ्यूल चला कितने दिन था पता है, ये चला था ऑलमोस्ट 11 दिन तक, 11 डेज तक चला था ये फ्यूल। उसके बाद इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने क्या किया, जो बीच वाला वाटर प्रेजेंट था ना, इस वाटर को यूज कर लिया उन लोगों ने, जस्ट अ सेकंड, हाँ माइक है ना, हाँ, इस वाटर को यूज कर लिया पानी के लिए, पीने के लिए, समझ रहे हो। अब आप लोग बोलोगे सर ये पीने के लिए कैसे यूज किया, इसके अंदर तो बेस मिला हुआ है,
बच्चों आरओ का यूज कर सकते हैं हम लोग, आरओ से यूज करके इस आयंस को हम लोग निकाल सकते हैं, उस पानी को हम लोग पी सकते हैं। तो वो लोग के पास स्पेस में कितनी टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो। तो वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस पानी को पीने के लिए यूज कर लिया। सो इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल, इसका वन ऑफ द एविडेंस बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन मैंने अभी बताया। इसका एक और अच्छा एप्लीकेशन है बच्चों कि इसके कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं है, पानी बन रहा है, समझ रहे हो। तो इसका कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को मर्क्यूरी सेल में पढ़ाया था, मर्क्यूरी सेल का मर्क्यूरी एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता था, अगर कोई इसको टच भी कर लेगा तो स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत ही खराब है मर्क्यूरी, सही बात है। पर इसका कोई भी फालतू बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। ऑल्सो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, 60 to 70% तक, समझ 60 से 70% तक इसकी एफिशिएंसी है। सो बहुत अच्छा बच्चों ये फ्यूल सेल माना जाता है। समझ में आ गया, यही है फ्यूल सेल, और कुछ नहीं है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, यही है बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो उसको भी आज ही निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं लेसन, कुछ ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। ठीक है, लल्लू पंजू सा टॉपिक है। चलो बात करें, हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। गुड। एक टॉपिक बच जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे हम प्यार से ECS भी बुलाते हैं, बहुत प्यार से इसे हम ECS भी बुलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? देखो इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, पहले ही बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं एक्सप्लेन करने जैसा। क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोला, समझा? दिस इज या फिर अच्छे से लिखो तो ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज ऑफ किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों? क्या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज होता है बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या इंक्रीज होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको पता ही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट E0। सही बात है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? E0, यहां पे अगर आपको कोई मेटल रहेगा तो M, यहां पे N+ से लेके M तक, समझ रहे हो? मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है, सो इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। या फिर आप कह सकते हो कि ये E0 की वैल्यू है। कि E0 मैंने क्यों बोला? बिकॉज इन स्टैंडर्ड कंडीशन हम इसको निकालते हैं। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो मैंने पहले ये सब बताया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाता है। दैट कंडीशन इज नथिंग बट आपका जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। सही बात है। जो प्रेशर है, अगर गैस है तो प्रेशर हमेशा कितना होना चाहिए? 1 atm या फिर 1 बार। सही है। अगर केमिकल्स हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोल। समझ रहे हो? तो ऐसे कंडीशंस पे अगर आप कोई सेल प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी जो EMF की वैल्यू है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, दैट इज E0 इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसने बस क्या किया है कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है एक ऑर्डर में। ठीक है, एलिमेंट्स को क्या कर दिया बच्चों? अरेंज कर दिया है एक ऑर्डर में। किसका बच्चों ऑर्डर है वो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। बस आपकी बुक में उल्टा भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, समझ रहे हो? पर एक्चुअल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिखाया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है? बताओ मेरे को, इतनी चीजें क्लियर हैं?
समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है बच्चों कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये हम लोग लेते किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। SHE याद है, शी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सो यू हैव टू ऑल्सो राइट दैट द SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, गलत हो गया स्पेलिंग, सरदर्द हो गया स्पेलिंग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सही है ना, SHE। इसके कंपैरिजन हमेशा हम लोग इसका वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं और इसके कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, SRP कैलकुलेट करते हैं और उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। सिंपल सी बात है, वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो, कुछ और बातें बताता हूँ, इतना नोट डाउन करो, कुछ और बातें बताता हूँ। किया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। कुछ सीरीज के आपको नोट मतलब ये पता होने चाहिए, जो सीरीज है बच्चों ये शुरू कहां से होती है, हम जाएंगे माइनस वैल्यूज से प्लस वैल्यूज की तरफ, समझ रहे हो, तभी तो आप कह सकते हो ना कि इट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप माइनस वैल्यूज से प्लस वैल्यूज की तरफ जा रहे हो तभी आप कह सकते हो इट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही बात है। तो जो सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे छोटा जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है लिथियम का। किसका होता है बच्चों, लिथियम का होता है, ठीक है। किसका वैल्यू होता है वो, लिथियम क्या होता है। अब इसको कैसे दिखाओगे, हम निकाल रहे हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सही बात है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में इन भाई साहब के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये लिथियम बन जाएंगे, सही बात है। इसको आप दिखाओगे कैसे, इसको आप दिखाओगे E0, ठीक है। इसको आप दिखाओगे कैसे बच्चों, E0 Li प्लस से लेके Li, ऐसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी ऐसे मैंने बताया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ देखो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस से लेके 0 तक, समझ रहे हो, मतलब आपका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वहां से आप 0 तक जाओगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -3.05 वॉट, कितनी, -3.05 वॉट। सबसे कम SRP किसका होता है, लिथियम का। सबसे कम SRP किसका होता है बच्चों, लिथियम का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद नंबर आता है बच्चों जिंक का, जिंक का नंबर आता है। जिंक भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, Zn बन गया, सही बात है। कैसे इसको दिखाओगे, E0 Zn2 प्लस से लेके Zn तक बना है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट -0.76 वॉट, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे वैल्यूज दी गई है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज दी गई है। फिर बहुत सारे एलिमेंट आप पढ़ोगे, फिर आता है हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन भाई साहब आगे, समझ रहे हो, हाइड्रोजन का नंबर आता है। हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, H+, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H बन जाएगा। इसको आप कैसे दिखाओगे, E0 H+H, और इसकी वैल्यू होती है 0। अभी मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, इसी को हम लोग शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो इसके कंपैरेटिवली वैल्यू इसकी इतनी है, इसके कंपैरेटिवली वैल्यू इसकी इतनी है, समझ रहे हो, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। ऐसी समझ लो कॉपर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का एग्जाम्पल है, कॉपर भी यहाँ प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो भी कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो देख लो आप कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी अब बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ज्यादातर वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करता है, समझ रहे हो, ठीक है। सो E0 Cu2 प्लस से Cu, इसकी वैल्यू होती है प्लस में 0.34 वॉट, समझ रहे हो, प्लस 0.34 वॉट इसकी वैल्यू होती है, समझ रहे हो।
ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है बच्चों, बहुत सारी सीरीज है, बहुत बड़ी सीरीज है वो, समझ रहे हो। तो सारे एलिमेंट थोड़ी याद करने, लास्ट और फर्स्ट याद करो। पहली बात, लास्ट आपका जो है बच्चों इस सीरीज में दैट इज F2 फ्लोरीन, समझ रहे हो। फ्लोरीन क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उल्टा लिख रहा हूं रुको। फ्लोरीन जो है भाई साहब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके F2 बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ F2, ऐसा लिख लो। हाँ ऐसा सही है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। E क्या हो जाएगा आपका, E0 F से F2, यहाँ पे हाफ डाल सकते हो चलेगा। इसकी वैल्यू होती है बच्चों प्लस 2.87 वॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस 2.87 वॉट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आपके बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे। तो इंटरनेट पे बहुत सारे इसके निमोनिक्स रहेंगे, अगर आपको याद करना है तो अलग अलग निमोनिक अलग अलग चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। मैं आपको कुछ अलग सा तो बताऊंगा नहीं, कोई निमोनिक याद कर लो, कोई कहानी याद कर लो, जिससे आप एलिमेंट्स का नाम याद कर सकते हो। अब इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, इसमें कंसेप्ट ये है बच्चों कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग ग्रुप कौन सा है। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि सबसे ज़्यादा कौन रिड्यूस होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड रिड्यूस होगा, तो ये बच्चों सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा। आपका जो F2 है ये सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा, मतलब ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग ग्रुप है, खुद रिड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो, ये सबसे अच्छा क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो जो खुद रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग ग्रुप है। इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले ना फटाक से ले लेगा, क्योंकि इसकी EMF की वैल्यू प्लस में, देख रहे हो प्लस में, समझ रहे हो। तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग ग्रुप है, फटाक से रिड्यूस होना चाहता है। ये जो F है ना ये बहुत जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। ये तो फटाक से रिड्यूस होके, ये बच्चों फटाक से खुद ही रिड्यूस होके क्या करना चाहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। इसके बाजू में कोई दूसरा मान लो मेटल होगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है, जिससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को, उस मेटल को पहले इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तभी तो ये चुराएगा। मतलब ये खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे को क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडाइज करता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये उससे थोड़ा कम है, ये उससे थोड़ा कम है, ये उससे थोड़ा कम है, ये उससे थोड़ा और कम है। तो मतलब अगर आप ऐसे से ऐसे जा रहे हो, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर से नीचे तक स्ट्रांग है, ये कम है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो, वीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ रहे हो। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फ्लो इस तरफ जा रहा है तो रिड्यूसिंग का कैसे जाएगा, उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा। ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देख रहे हो, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन फटाक से दे देगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पर रिड्यूसिंग अच्छा है, समझ रहे हो। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट वाला क्या है, चार्ट है। यहां पे ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ रहे हो। तो इस चीज को, इस चार्ट को पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि किसका सेल बनाने में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, किसके सेल बनाने से कम इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द ऑल मैटर। यही आप पढ़ सकते हो बच्चों इस चीज के साथ। बाकी ये सीरीज आप लोग याद कर लोगे, इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग निमोनिक्स पढ़े हैं, मैं कुछ अलग से तो बताऊंगा नहीं, वही चीज़ आप किसी भी तरीके से याद कर लो अगर आपको याद करना है तो। पर कुछ एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे मतलब पहला और लास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पहला लास्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि पहला कौन है लास्ट कौन है, समझ रहे हो। फिर उसके बीच में जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे 2-4 एलिमेंट्स को याद कर लो और उसकी ये वैल्यू को याद कर लो। दिस इज द वैल्यू ऑफ E0, E0 की वैल्यू है SRP, E0 SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। दिस वैल्यू यू हैव टू लर्न, ठीक है, समझ में आई बात। तो इन चीजों से हम ये चीजें पता लगा सकते हैं। और इसके क्या एग्जांपल है, देखो हम लोग पता लगा सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है बच्चों। एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हम पता लगा सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ हम पता लगा सकते हैं। सिमिलरली कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा कम रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी हम पता लगा सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको ये चीज मैंने आपको सिखा दी। अच्छा,
एक और है बच्चों, थर्ड इसका एप्लीकेशन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन जल्दी होगा, खुद से होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है ना, ये पता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या बच्चों, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, जो रिएक्शन खुद से हो, जिसके ऊपर ज्यादा कोई एफर्ट लगाने ना पड़े, पुश लगाने ना पड़े, स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, उसको आप कह सकते हो क्या बोल सकते हो उस रिएक्शंस को, खुद से होता है, फेवरेबल होता है ना, फेवरेबल कंडीशंस में होता है, क्या बोलते हैं उन रिएक्शंस को, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या बोलते हैं, जिसका स्पॉन्टेनियस हो, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअल में भी, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो, ठीक है, फेवरेबल रिएक्शंस हो, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है अभी वो, बट आप लोग को पता है, आप लोगों ने पढ़ा ये चीजें, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। तो जो रिएक्शन खुद से हो रहा है दैट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस। अगर मुझे कोई सेल बनानी है और मुझे पता करना है कि यार ये सेल खुद से चलेगा कि नहीं, खुद से ये सेल खुद से वर्क करेगा क्या, इसमें मुझे बाहर से एक्सटर्नल इसमें वर्क करना पड़ेगा, तो ये भी आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। कैसे पता करोगे भाई, जो वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जितना ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी समझ रहे हो, मतलब जो वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में आ रही है वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, वो खुद से होगा, समझ रहे हो, जो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस ई नॉट की वैल्यू को देखकर आप बता सकते हो कि ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, नेचर में ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगा इसके कंपैरिजन में, समझ रहे हो, तो ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब फिजिबल रिएक्शन ये ज्यादा होगी। सो दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ एस आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी यहाँ पर आपकी खत्म होती है, और इसके साथ साथ फाइनली ये लेसन भी आपका खत्म होता है। मुझे ज़रूर से बताना लेसन आपको मेरे साथ पढ़ने में कैसा मजा आया था, मजा आया कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके बताना अपने थॉट्स। नेक्स्ट लेसन कौन सा शुरू करना है वो भी ज़रा मुझे बता देना, ताकि हम फटाफट अगले लेसन को भी कवर कर लें। मुझे लगता है 2 या 3 लेसन ही बचे हुए हैं और बाकी सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम फटाफट 10-15 दिन के अंदर उन लेसन को भी कंप्लीट करेंगे, जिसके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप फटाफट पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।